क्या आप गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? तो हम खुद अरेस्ट हो रहे हैं, उसमें क्या अरेस्ट करना है हमें इलेक्शन से कोई डर नहीं है। अरे भाई नहीं डर तो फिर लड़ते क्यों नहीं हो इलेक्शन? ओ भाई अपने कोचिस मर गए कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो कोचिस कर रहे हैं, अब मिक्की क्या कोचिंग करेगा पाकिस्तान टीम को? नस पकड़कर सिर्फ आपका ये बताया जा सकता है कि इस वक्त आपके दिल की धड़कन कितनी हो रही है। फैटी लीवर भी बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों को। आपने तो कंपटीशन ही जीत लिया। पाकिस्तानी कुजीन पूरी दुनिया में बड़ी इज्जत से देखा जाता है। यूनाइटेड नेशन ने 380 मिलियन डॉलर की इमदाद का ऐलान किया है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मंडे, नए हफ्ते का आगाज और आज मेरे साथ सैरिश मौजूद। सैरिश, वेलकम टू दुनिया बोल है, मुझे बड़ी खुशी हुई। थैंक यू सो मच और वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के इस ज़बरदस्त शो में मैं तलहा का साथ दूंगी। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी बातें जो आज आपसे करनी है। यकीनन यकीनन यकीनन, लेकिन रात गए जो खबर आई कलर कहार से ट्रैफिक एक्सीडेंट की, उसने बड़ा मेरा दिल तोड़ा। यकीनन अल्लाह ताला मरने वालों की मग़फ़िरत फरमाए और जो ज़ख्मी हैं उनको जल्द अज जल्द शिफायाब करे और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। क्योंकि यकीनन बड़ी मुश्किलात होती है। कलर कहार हम जानते हैं, इज़ अ डेंजरस स्पॉट। वहाँ पे डाउन हिल होता है, ब्रेक्स फेल हो जाती हैं। वही हुआ, बस की ब्रेक फेल हुई, 14 अफराद जाँ बहक हुए, 63 जख्मी हुए। यकीनन इट्स वेरी सैड। वज़ीर आज़म ने भी अफसोस का इजहार किया है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया है और उनको तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। लेकिन अल्लाह करे कि हमारे रोड्स का नेटवर्क ऐसा हो जाए और सिस्टम ऐसा हो जाए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बसें होती हैं उनकी मेंटेनेंस रेगुलरली हो, ताकि ऐसे प्रॉब्लम ये भी होती है कि हमारे बस ड्राइवर्स आपस में रेस लगाते हैं, यस, जो कि इतना खतरनाक होता है। और हम आए रोज इस तरह के एक्सीडेंट्स के बारे में सुनते हैं, जो कि तेज रफ्तारी के 22 हादसा पेश आ गया। बहुत दिल दुखता है। लेकिन हकीकत तो ये सैरिश के हम शहर के अंदर की बसों को कंट्रोल नहीं कर पाते, हाईवे क्या कंट्रोल करेंगे। खैर, अपने प्रोग्राम का आगाज हमेशा की तरह हम कोशिश करते हैं कि अच्छी बात से करें और अल्लाह, उसके रसूल और उसके प्यारों का जिक्र करें। तो कोट ऑफ द डे से आगाज मौलाए कायनात, शेर खुदा, फातिह खैबर, हैदर कर्रार, हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक कौल है, आपकी नजर पेश करता हूं। उनका कहना है कि अगर इज्जत देना और माफ करना तुम्हारी कमजोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन इंसान हो। तो दरगुजर करना सीखिए, दूसरों को माफ कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मारने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। हमें बड़े होने की जरूरत है। लेकिन हमेशा बर्दा हम देखते हैं कि इवन इन पॉलिटिक्स पाकिस्तान में सिर्फ माजरत के साथ पहला दिन है, मैं यूज्ड हो जाऊंगा। पॉलिटिक्स के अंदर भी हम कन्फ्रंटेशन की सियासत देख रहे हैं। कोई एक दूसरे को माफ नहीं करता है। ऐसा लगता है कि बस मारो और मर जाओ, हम नहीं खेलेंगे, मुझे तो ये लगता है कि अगर आप माफ कर देना तो जितना इत्मीनान उसमें होता है, आप बाजू का जज्बाती होके कुछ ऐसा बोल देते हैं इसमें बाद में पछतावा होता है। तो माफ कर देने से आप बात में मुतमईन भी रहते हैं कि एटलीस्ट मैंने खामोश रहकर उसको ये रियलाइज तो कराया कि तुमने गलत किया था, कुछ ऐसा गुस्से में नहीं बोला जो कि मजीद हर्ट करता और मामले को खराब करता। तो वाकई जो खामोश रहता है, दरगुजर करता है, माफ करता है, वो ताकतवर इंसान होता है। वही ताकतवर है। हमारे सियासतदानों से मैं अपील करूंगा कि प्लीज आप भी ताकतवर हो जाएं और कुछ बड़प्पन का मुजाहरा करें और अल्लाह और उसके रसूल, उसके प्यारों का कॉल जरा गौर से सुने। नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। पीटीआई जेल भरो तहरीक चलाने जा रही है। हुकूमत कप्तान को रोकने के लिए अपने से जोर लगा रही है। मुकदमात बनाने के लिए एक के बाद एक ऑडियो लीक सामने लाई जा रही है। यास्मीन राशिद की भी ऑडियो लीक। कप्तान आज अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगे। और जनाब, मुल्तान की फतुहात का तसलसल जारी है। कराची किंग्स सबसे हारी है और लाहौर पर पड़ गई है भारी। कलंदर्स को बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई है। आकिफ जावेद की सूरत में पाकिस्तान को एक और टैलेंट मिल गया है और पीएसएल में कोयटा और पेशावर जनाब आज टकराएंगे। नफ्स के जरिए मर्ज की तशखीस फन है या शोबदेबाजी? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? बिना टेस्ट के नफ्स को हाथ लगा के बीमारी का पता लगाया जाना मुमकिन है? तिब के शोबे में हिकमत पर के पुरस्कार तरीकों से पर्दा उठाएंगे आज के शो में। और सऊदी अरब में भी पाकिस्तानी खाबों की धूम है जनाब। गोला कबाब, हंटर बीफ और पूरियां बाजी ले गई हैं। और हिना शुएब सऊदी होकर इस प्लेटफॉर्म पर तीसरी पोजीशन उन्होंने हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। तो ये जनाब सारी जबरदस्ती खबरें हैं। अब हम आते हैं टॉप ट्रेंड पर। इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या गर्म है, लोग किस पर तबसरा कर रहे हैं, उस पर हम बात करते हैं। वैसे पीएसएल की तो धूम मची हुई है, क्रिकेट फीवर सर चढ़कर बोल रहा है। तो पीएसएल पे बड़ी जबरदस्त मीम्स भी बन रही हैं, तबसरे भी हो रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट दागे जा रहे हैं। तला यकीनन, और आज कुछ फूड पैंडा वाले ट्वीट्स भी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने निकाले हैं
यकीनन अब कल का मैच कराची किंग्स ने अपनी पहली फतह समेटी लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि ट्विटराटी देखें मुबारकबाद दे रहे हैं किस तरीके से शाहीन अफरीदी को इमाद, और यकीनन बड़े खुश भी नजर आ रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस की बड़ी तारीफ हो रही है। लेकिन अगर आप इनकी शर्ट के ऊपर देखें तो इनके स्पॉन्सर्स को मैं आज डिस्कस करूंगा अपने शो में आगे चल के, लेकिन यकीनन कराची की पहली फतह इतनी सारी शिकस्तों के बाद। लाइन से हम हारे जा रहे थे सैरिश, 12 के करीब हम मैचेस हारे हैं, लास्ट 12 मैचेस हम हारे थे कराची किंग्स, लेकिन इसीलिए जो है ना मैं कराची किंग्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा। अब जीत गए हैं। मेरी फेवरेट टीम मुल्तान सुल्तान है वैसे 7। क्यों? मुझे उनकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द इवेंट अभी तक जितने मैचेस हुए उनमें अच्छी लगी। सिर्फ परफॉर्मेंस, बाकी बातें नहीं पूछते, आगे बाकी बात यकीनन बड़े अच्छे मैचेस हो रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कराची में जो ट्रैफिक की सिचुएशन हो जाती है ना मैच की वजह से, वो मुझे बड़ा तंग करती है। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि प्लानिंग हो, स्ट्रैटेजी हो, इस ऐसी जगहों पे स्टेडियम्स बनाए जाएं जिससे लोगों को मुश्किलात कम हो। इसके अलावा यूनाइटेड पिंक भी टॉप ट्रेंड कर रहा है, आपको मालूम है सैरिश? अच्छा, यूनाइटेड पिंक टॉप ट्रेंड जो कर रहा है, इस पर मैं चाहूंगी कि मैंने वैसे इस ट्रेंड को नहीं देखा, आप ज्यादा बेहतर है। बेसिकली मैंने भी नहीं देखा, लेकिन मैं समझ गया हूँ। जो जर्सी है ना, वो सार्फिन की जानिब से उनको लग रहा है कि यार ये जो है ना पिंक जो जर्सी है ना, ऐसे लग रहा है फूड पैंडा की जर्सी है। तो जैसे कि आप इस वक्त देख सकती हैं कि किसकी डिलीवरी अच्छी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की या फूड पैंडा की। एक और बटन आ गया, एक और फिर हम देख रहे हैं, ऑफ कोर्स द कलर ऐसे ही लग रहा है लोगों को कि ये कोई डिलीवरी देने आ रहे हैं, कोई सैंडविच बर्गर कुछ लेकर आएंगे हमारे लिए, लेकिन एक्चुअली ये मुल्तान की नई किट है जो एग्जैक्टली द सेम कलर एज फूड पैंडास किट। तो जनाब बर्गर मतलब नहीं आएगा, बस ये जर्सी है, उसका कलर है, बस इसको डाइजेस्ट करें और एंजॉय करें खेल को। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब कुछ तलहा बात हो जाती है आज की अहम पेशी के हवाले से। बहुत अहम पेशी है जिस पर काफ़ी शोर रहा, क्यों नहीं आ रहे इमरान खान, क्यों नहीं आ रहे, इतने बजे का वक्त। उसके बाद बिल आखिर अब इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के लिए जाएंगे और तैयारियां उसकी मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी का प्रॉपर एक प्लान बनाया गया है। हमारे नुमाइंदे खुरम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि हमें बताएंगे कि इंतजामात क्या हैं और कितने बजे इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट पहुंचेंगे। खुरम बताइएगा। खुरम जमान पार्क में सुना है 10:30 बजे खुरम बोला गया सबको पहुंचने के लिए। हाँ जी बिल्कुल तला भाई, आज 10:30 बजे का टाइम दिया गया है। जमान पार्क में तमाम कारकुनान को यहाँ पहुँचने की हदायत जारी की गई है, क्योंकि पार्टी जो रहनुमा है उनकी जानिब से तस्दीक की जा रही थी कि आज इमरान खान तकरीबन 2 बजे के बाद जो है अदालत के रूबरू जो है पेश होंगे, क्योंकि अदालत की जानिब से आज इमरान खान को जो है वो तलब कर रखा है। और इमरान खान जो है आज ये फैसला कर चुके हैं कि आज तकरीबन 2 बजे के बाद कारकुनान के साथ जो है वो अदालत के रूबरू जो है वो पेश होंगे। कारकुनान के हवाले से अगर बताता चलूँ तो कारकुनान की तला भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो तैयारी दिखाई दे रही है। ख़वातीन कारकुनान यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है, उसके साथ साथ फैमिलीज़ जो है यहाँ पर आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं। और कारकुनान का यही कहना है कि आज अपने लीडर को हम खुद जो है वो सिक्योरिटी फराम करेंगे और भरपूर सिक्योरिटी में जो है अदालत खुरम 2 बजे क्यों? अदालत तो पहले लग जाती है, जल्दी भी जाया जा सकता था। खुरम 2 बजे क्यों? क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जमा करने की कोशिश की जा रही है? हाँ जी बिल्कुल तला भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 9 बजे का टाइम अदालत की जानिब से जो है वो दिया जाता है अमूमन। और आज जो पार्टी ज़राए हैं उनकी जानिब से ये तस्दीक की जा रही थी कि 2 बजे के बाद इमरान खान जो है अपनी रिहाइशगाह से रवाना होंगे और 10:30 बजे का वक्त दिया गया तमाम कारकुनान को। क्या आपको लग रहा है कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई तो PTI तैयार होगी इस सूरत हाल में? खुरम, क्या गिरफ्तारी की तैयारियां की गई हैं PTI की जानिब से? हाँ जी बिल्कुल, गिरफ्तारी के हवाले से खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा था और जमान पर कई दिनों से जो है खेमा बस्तियाँ भी कायम की गई थी। तो कारकुनान जो है वो आज भी पूरे चार्ज हैं और कारकुनान का यही कहना है कि आज भी हम अपने कायद का, अपने इमरान खान का जो है वो दिफा करेंगे। यकीनन यहाँ पर जो कारकुनान आते हैं उनका जोश और वलवला जो है ना देखने के काबिल दीद होता है और देखने वाला होता है। और इसी जज्बे के साथ खवातीन की कितनी बड़ी तादाद देख रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब से गिरफ्तारी की चहमगोइयां हैं उसके बाद से खवातीन बड़ी पुरजोश दिखाई दे रही हैं और वो कह रही हैं कि बिल्कुल कुछ खान साहब को करके तो दिखाएं, हम रेड लाइन खान साहब है हमारी, हम देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा बिल्कुल वर्दा, खवातीन का जोश और वलवला भी देखने वाला है। खवातीन खान साहब की रिहाइशगाह की जो इर्द गिर्द जो दरवाजे लगते हैं, मेन डोर है उनके घर के, तो वहाँ पर खवातीन की बड़ी तादाद जो है मौजूद है। और खवातीन का भी आज यही अज़म है कि हम अपने खान के चलें जी, खवातीन भी काफ़ी पुरजोश है, पुरज़्म है और वो ये कह रही हैं कि हम देखते हैं कि किस तरह को गिरफ्तारी की जाती है। आप खुरम हमारे साथ रहेगा, आपसे हम गाहे बगाहे दिन भरी सूरत हाल जानते रहेंगे। बढ़ते हैं और बात करते हैं सीनियर रहनुमा
पीटीआई की यास्मीन राशिद साहिबा जो कि हमें ज्वाइन कर चुकी है। उन्होंने बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इमरान खान के साथ 6 बजे, और अभी हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज कोई सूरत हाल जो कि मुमकिन तौर पर पेश आ सकती है उस पर उनकी राय क्या है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आपके वक्त का। इमरान खान अबूरी जमानत के लिए आज अदालत जा रहे हैं, अगर जमानत मुस्तरद हुई और गिरफ्तारी हो गई तो क्या स्ट्रेटेजी तैयार की आप लोगों ने? देखिए जी, अल्लाह ताला खैर रखे। बेसिकली खान साहब का पूरा इरादा है जाने का। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो उनके डॉक्टर्स हैं वो सुबह असेसमेंट भी करेंगे और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि वो अदालत जाके और अपनी वो जो प्रोटेक्टिव बेल है वो ले सके। बाकी जहाँ तक अरेस्ट करने का ताल्लुक है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ पर हमको अरेस्ट करना है। मैं तो अभी कई दफ़ा सुन के ही परेशान होती हूँ कि कोई वजह हो अरेस्ट करने की तो बंदा अरेस्ट करे। और दूसरी बात ये है कि जो हालात जा रहे हैं इस वक्त मुल्क के, बजाय ये सोचने के कि हम इलेक्शन करवाएं वो इमरान खान के ऊपर बार बार ये कि जिनको अरेस्ट करेंगे, तो मेरा ख्याल है इस बात को तो रहने ही देना चाहिए। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है उनका जमानत के लिए, वो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि कल वो ज़रूर जाएंगे। अगर उनको डॉक्टर्स जो हैं वो क्लियर दे देंगे तो इंशाल्लाह वो ज़रूर जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जेल भरो तहरीक का भी आगाज़ कह रहे हैं कि 2 दिन में शुरू हो जाना है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार करें और भरपूर जवाब मिलेगा। क्या आप गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? तो हम खुद अरेस्ट हो रहे हैं, उसमें क्या अरेस्ट करना है हमें? सबसे बड़ी बात है, अजीब बेवकूफ़ आदमी। यानी हमने या तो ये है कि हम अरेस्ट से डर रहे हों तो तब हम ये बात करें। हम तो अरेस्ट अपने आप को करवाने आ रहे हैं, उनसे कहिए कर लीजिए, उनको लीडरों को भी कर लीजिए, भाई तुम अपना वो जो है ना ख्वाहिश वो पूरी कर लो। मकसद ये है हम अरेस्ट क्यों कोर्ट कर रहे हैं, ये हमारा तरीका है पुरअमन एहतजाज का। तो ये आगे से क्या धमकी दे रहा है? मैं तो कई दफा सोचती हूँ कि वाकई ये अच्छा, सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है डॉक्टर साहिबा। आप बिल्कुल वजह फरमा रही हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे जो कि कोई ऐसा काम करेंगे गैर कानूनी, हम ऐसे ही गिरफ्तार नहीं करेंगे इनको। खैर, इलेक्शन कमीशन ने भी सूबों के इंतखाबात से मुतालिक ऐवान सदर को मुशावरत के अमल का हिस्सा बनाने से माजरत कर ली है। इस पर आपकी राय क्या है? मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन जो है वो तो अब ये बात तो अब किसी से छुपी नहीं रही कि इलेक्शन कमीशन जो है टोटली बाइस्ड है। इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्शल है और ये जो हरकतें कर रहे हैं इलेक्शन को पोस्टपोन करवाने के लिए, इलेक्शन से डरे हुए, इलेक्शन से भाग रहे हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। और मैं कई दफ़ा ये हैरान होती हूँ, वो आती हैं मरियम बीबी तकरीर देना शुरू कर देती हैं, हमें इलेक्शन से कोई डर नहीं है। अरे भाई नहीं डर तो फिर लड़ते क्यों नहीं हो इलेक्शन? घर बैठे तो हर बंदा ये बात कह लेते तुम आओ लड़ो। हम तो कह रहे हैं बार बार कि इलेक्शन लड़े। ये इलेक्शन से घबराए हुए हैं, इनको पता है कि इन्होंने हारना है और बुरी तरह हारना है, तो ये लगे हुए हैं इस तरह के काम करने के अंदर। और इलेक्शन कमीशन जो है वो हम पहले दिन से उनके एक टोटल पार्शल एटीट्यूड है, एक टोटल बाइस्ड एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं। भाई ये जो आपका आइन है वो कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना। कौन सी ऐसी खास बात है जो आपको समझ नहीं आई? और फिर आपको कोर्ट ने कह दिया कि आप इलेक्शन करवाइए 90 दिन के अंदर अंदर। अब उसके बावजूद ना आप कोर्ट की सुने, ना आप आइन पढ़े, तो फिर ये कैसे मसला हल होगा? इलेक्शन तो आखिर कभी करानी होगी ना, वरना इलेक्शन कमीशन बैठी क्या कर रही है? हर मर्तबा अपनी नाअहली बता देती कि जी मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं इलेक्शन करवा सकूँ, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मैं सिक्योरिटी दे सकता। डॉक्टर साहबा, अगर हम आइन को उठाएं तो पहली चंद लाइनों में लिखा है कि आइन के तहत हुकूमत जिम्मेदार है हर शख्स की जान और माल की हिफाजत की। हम कितने महफूज हैं हमें मालूम है, तो ये 90 दिन का इलेक्शन तो बहुत आगे चल के आइन में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त हमें। जी जनाब, और अब तला कुछ बात कर लेते हैं मैचेस के हवाले से, PSL के हवाले से। आपकी फेवरेट टीम कौन सी? वैसे मैं क्रिकेट बिल्कुल नहीं देखता सरिश, मैं आपको बताऊं। मुझे क्रिकेट से काफी नफरत है। क्यों? मुझे ऐसे कोई पर्सनल कोई ग्रज नहीं है क्रिकेट से, लेकिन मेरी नजर में क्रिकेट की वजह से ना स्कॉच चैंपियन है, ना हॉकी चैंपियन है, ना किसी और खेल को कोई पैसा मिलता है, स्पॉन्सर मिलता है 400-500 करोड़ का तो सिर्फ एक PSL होता है। अब फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल पसंद है? हाँ, फुटबॉल बहुत पसंद है।
मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल एक टेबल टेनिस की प्लेयर आई थी हमारे शो में कुछ दिनों पहले, 12-13 साल उनकी उम्र थी। वो वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी टेबल टेनिस का। राउंड 1 उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, राउंड 2 के लिए उनके पास पैसे नहीं थे कि वो जाके बाहर जाके वो खेल सके और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। और उसी बेचारी बच्ची को PSL में शोकेस किया गया था, उनको एयर किया गया था कि देखिए जी हीरो पाकिस्तानी। जिस PSL में 400-500 करोड़ रुपए लग जाते हैं भाई, 40-50 लाख ही मिल जाते हैं, वो चैंपियन बनने जाते हैं। थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। उसकी वजह ये है तला कि ये तो फिर हमारे दूसरे जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स को चाहिए ना कि भाई इन खेलों पे भी उतनी तवज्जो दे। इस पर क्रिकेट से नफरत करना कोई सही बात नहीं है। बड़ा जबरदस्त खेल है, हम एंजॉय करते हैं, हमारी कौम के जज्बात जुड़े हुए हैं। आपकी राय का एहतराम करता हूं सरिश। अच्छा चले, कराची किंग्स को जनाब इब्तदाई 3 मैचेस में मुसलसल शिकस्तों के बाद आखिरकार कल चौथे मैच में पहली कामयाबी मिली है और कराची किंग्स की जानिब से दिए गए 186 रन के हदफ के ताकुब में लाहौर कलंदर्स की टीम ने 18वें ओवर में 118 रन बनाकर आउट हो गए। साजिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक क्रिकेटर हैं, उनसे जानते हैं कि कराची कोई क्रिकेट का सवाल पूछे। मैं खतरनाक सवाल पूछ लूं एक? आप पूछ लें। सरिश, खतरनाक सवाल ये है कि हम जानते हैं, साजिद साहब, एक तो वेलकम टू दुनिया बोला, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। इससे पहले कि मैं आपसे बैटिंग, बॉलिंग और क्रिकेट का कोई सवाल पूछूं, मैं एक बहुत टेक्निकल सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। हम जानते हैं कि फुटबॉल में प्लेयर्स लाइक करीम बेंजीमा, मोहम्मद साले बड़े स्टार्स हैं फुटबॉल के। इनको सर जब कोई शराब का स्पॉन्सर मिलता है ना, तो ये फौरन से हटा देते हैं। इनकी टेबल पे कोई शराब रखी हो, फौरन से हटा देते हैं कि नहीं जी, भले हमारी टीम को कितना नुकसान हो जाए, फलां को कितना नुकसान हो जाए, बिलियंस ऑफ डॉलर जहां वहां हो जाए, लेकिन हम अपने इकदार से, अपने वैल्यूज से नहीं हटेंगे। मैं जब कल PSL का मैच देख रहा था, मुझे मालूम है पहले एक दफा न्यूज हुआ करता था उसकी, वो भी एक बेटिंग की, सट्टे की, जुए की वेबसाइट थी जो हमारी क्रिकेट को स्पॉन्सर कर रही थी। अब मैंने देखा कि हर टीम के किसी के आगे लिखा हुआ है, किसी के पीछे लिखा हुआ है, हर जगह बेटिंग वेबसाइट्स की एड लगी हुई है। और कमाल बात यह है, BET होता है ना बैट सर, शर्त लगाना, उन्होंने स्पेलिंग चेंज कर दी है, BAT लिख दिया गया। लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि हम जुए की वेबसाइट से पैसा लेकर PSL करा रहे हैं। साजिद साहब। भाई आपको बहुत बहुत सलाम, और सलाम है आपको। जो सवाल आपने किया ना, ये कुछ शर्म करें, कोई हया करें। पाकिस्तान में जुआ बैंड है। 2 फ्रेंचाइज, बड़ी फ्रेंचाइज ने वो लोगों फ्रंट पे लगाया हुआ है। कितनी जुल्म की बात है, ज्यादती है। हम क्या सिखा रहे हैं, हम क्या क्रिकेट को क्या दे रहे हैं, ये क्रिकेट से क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, जो चीज गलत है वो आपको मैं सलाम दोनों हाथों से पेश करता हूँ। आपने ये पॉइंट उठाया और मेरे जहन में ये बात पिक करी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान की 2 फ्रेंचाइज, उसके मेन स्पॉन्सर है, मेन लोगो लगा हुआ है। ये क्या हो रहा है, क्या दिखाना चाह रहे हैं? कुछ लोग तो बोलते इसलिए नहीं है जिनको टिकट लेना है, किसी को क्या लेना है। देखिए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है पाकिस्तान से। हम पाकिस्तान को लोग क्या दे रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं, तो ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मैनेजमेंट को मुबारक हो और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है। क्या इसमें और चैनल आवाज उठाएंगे? नहीं उठाएंगे, क्योंकि हर चीज ना किसी के मफाद है और बहुत से लोग शॉर्टकट में ये चीज करना चाहते हैं। देखें, जो चीज गलत वो गलत है। आप मुझे बताइए, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। कराची की 1 साल बाद एक मैच जीती है। आप मुझे बताइए, सारे लोग वसीम अकरम पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मैंने कल ये बात की थी आपके प्रोग्राम में कि वसीम अकरम बॉल पकड़ के या बल्ला पकड़ के खेलेगा। खेलना था अम्माद वसीम ने खेलना है ना, तो कप्तान ही नहीं खेलनी आज मैन ऑफ द मैच में। इससे पहले भी तो कप्तान ही नहीं खेली थी, मैच नहीं फिनिश कर सके। तो बात ये होती है, कराची फ्रेंचाइज एक बड़ी फ्रेंचाइज है, उनको इस तरह की कारकर्दगी सोचना चाहिए। आमिर हुआ, शाहीन शाह, आप देखें उन्होंने उसको बहुत इंपॉर्टेंट बिठाया। मैंने जिस तरह पहले कहा था, शजील के लिए बात की थी, उसने उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई थी जिस तरह की उसको दिखाना चाहिए था। आपकी फ्रेंचाइज में कराची के कितने लड़के हैं? लड़के ही नहीं है। आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साजिद साहब, ये जो सारे पॉइंट्स आप लोग उठा रहे हैं, ये तला ने जो बात की है, जो आप बात कर रहे हैं, इसमें इस खेल के इदारे में जो पॉलिटिक्स है उसका भी बहुत बड़ा किरदार है कि हम लोग यहाँ पर खेल पे हमारी तवज्जो नहीं है। यहाँ कारोबार चल रहा है या सियासत चल रही है। खेल के इस इदारे के अंदर भी, जिस पर कई क्रिकेटर्स आवाज भी उठाते हैं और उसके बाद होता कुछ नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ब्लेम गेम होता है, बस बात खत्म हो जाती है, दब जाती है।
देखिए इम्पोर्टेंट है। आपने लैपटॉप पे कोचिंग देखी है? पहली दफा आप लैपटॉप पे कोच ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं 90% मेरी उससे बात हो गई। और भाई अपने कोचिस मर गए जो पाकिस्तान सुपर लीग में जो कोचिस कर रहे हैं। इनसी की बात करूं, वसीम की बात करूं, मोइन की बात करूं, क्या अजहर की बात करूं, मुश्ताक की बात करूं, क्या पाकिस्तान में कोचिस नहीं है? क्या मोइन खान कोचिस नहीं है? अब मिक्की क्या कोचिंग करेगा पाकिस्तान टीम को? इन लड़कों को कोचिंग की जब इदारे का चेयरमैन एक ट्वीट पे हट जाए तो उसके बाद क्या बाकी रह जाता है? ऑफिशियली क्या फॉलो किया जा रहा है, कौन से एसओपी से जो फॉलो किए जा रहे हैं? खैर ये तो बहुत एक इतना लंबा टॉपिक है कि सब इस पे बात करेंगे ना। सुने, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। रमीज आजा के दौर में पाकिस्तान की में सारी टीमें आई हैं। रमीज को एक क्रेडिट देना पड़ेगा आपको, और रमीज को मौका देना चाहिए था काम करने के लिए। रमीज के दौर में जो न्यूजीलैंड की टीम जो चले गई थी, इंग्लैंड भी आई, ऑस्ट्रेलिया भी आई और सारी टीमें आई, तो ये चीज तो ज्यादती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं चाहूंगी थोड़ा सा हमारे क्रिकेट फैंस के लिए आप थोड़ी सी मैच पे भी अपनी राय का इजहार करें। आप खेलते रहे, जाहिर है लोग आपको इस हवाले से भी सुनना चाहते हैं। क्या वजह है कराची ने परफॉर्म नहीं किया कल, बिर आखिर वो एक मैच में जीते हैं, और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है इस इवेंट में? देखिए मेरी फेवरेट टीम तो कोयटा है। तला जतोई भाई इस बात के गवाह हैं। जिस तरह मैंने कहा कोयटा और मुल्तान का जो मैच खेला जाएगा उस पर पहले बाद में बात करेंगे। जिस तरह की कारकर्दगी कराची की थी ना, देखिए 1 साल बाद ये मैच जीती है। 8 मैच पिछले 7वें एडिशन में वो हारे, और जो 8वां एडिशन होता है 3 मैच हार गए। और 3 मैच हारने के बाद किन्होंने हराया? उनके अपने लड़कों ने। बैट बॉलिंग, बैट कप्तानी, बैट फील्डिंग। खिलाड़ी जो ग्राउंड में खेलते हैं टीम गेम होता है। आज अम्माद वसीम की हम बात कर रहे हैं, उसने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। उससे पहले 80 रन बनाए थे, मैच जिता सकते थे, मैच हार गए। और जिस तरह वो कोयटे के खिलाफ मैच हारे ना, देखें ये क्रिकेटर की आपने बात की, मैं ऐसे क्रिकेटर एज ए कोच बात कर रहा हूँ। 24 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो जाए जिस टीम के, और टीम में वो टीम मैच हार जाती है 120 बॉलों के खेल में। तो कराची की टीम मैच जीत सकती थी, मगर अम्माद वसीम ने अपने 3 विकेट ले ली। उसके बाद आप मुझे बताइए 170 रन बोर्ड पे लग गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे क्रिकेटर्स की ये है जनाब, कंसिस्टेंसी नहीं है परफॉर्मेंस में। चले तो चल गए, ना चले तो बिल्कुल रेत की दीवार बैटिंग लाइन साबित हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका साजिद खान साहब, वेरी मच। चले तो चांद तक वरना इंस्टाग्राम तक। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अल्लाह ताला हमारी क्रिकेट को, पीएसएल को, खिलाड़ियों को जुए से बचाए, हराम की कमाई से बचाए। क्योंकि जिस तरीके से पीएसएल के अंदर जुए की कंपनियां, बेटिंग कंपनीज कूद पड़ी हैं और हमारे पीएसएल ने उनको खुशामदीद कहा है, गले से लगाया है, सीने पे नाम लिखा है, कमर पे नाम लिखा है बड़ी बड़ी टीम्स ने। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, क्योंकि हम मुसलमान मुल्क हैं, हमें जुए की कंपनीज को एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए था। और बेट को अगर BET को BAT लिख देंगे तो पाकिस्तानी शायद इतने बेवकूफ़ है कि उन्हें मालूम ही ना पड़े। अल्लाह रहम फरमाए। मालूम तो खैर पड़ गया, वो बस धूल झोंकने की कोशिश की गई है और सबके सामने। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ एक क्लिक पे है, आप सब चेक कर सकते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं तला, ब्रेक के बाद नाज़रीन आपसे फिर से मिलते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की दुनिया में महंगाई का तूफान है और हम जानते हैं कि गुर्बत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह इलाज मुआवजे के अखराजात हैं। कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए तो अपना इलाज कराते कराते रोड पर आ जाता है। लेकिन मैं हमेशा से फार्मास्यूटिकल्स और डॉक्टर्स के खिलाफ रहा हूं। सॉरी अगर आपके दिल को यह बात बुरी लगी हो, मैं माजरत चाहता हूं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं हमेशा से जड़ी बूटियों की बात करता हूं, रूहानी इलाज की बात करता हूं, हिकमत की बात करता हूं। और इसी वजह से हमारे स्टूडियो में इस वक्त बड़े प्यारे और मशहूर हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं और इनसे हम बहुत एक मुश्किल चीज पूछने वाले हैं। सरिश बिल्कुल, और मैं बता देती हूँ तलब मुश्किल चीज क्या है। हम लोग अक्सर देखते हैं, बल्कि क्लिनिक्स में भी हम जाएं तो डॉक्टर साहब के पास अगर अपरेटस मौजूद नहीं है तो वो आपकी बाजू से आपकी नब्ज पकड़कर ये चेक करके बताते हैं कि आपको बुखार है या नहीं है। डॉक्टर साहब नहीं बताते हैं, ये मैं आपको बता दूं, बहुत कम ऐसे शायद डॉक्टर्स हों। नॉर्मली ये लोग जो हिकमत में यकीन रखते हैं बिल्कुल ऐसा है, वो ये करके बताते हैं। इसी बात पे तो हैरान हूं तला, मैंने कुछ डॉक्टर्स को भी देखा है। आपकी क्या बात है, अब देखा है मैंने। अच्छा एनीवे, हमारा मकसद तो ये है कि ये जो नब्ज चेक करके मर्ज की तशखीस की जाती है, क्या इसमें कोई हकीकत है
नहीं है, या फिर ये पॉसिबल है, यहाँ पे जस्ट ये एक पुरानी एक मिथ चली आ रही थी कि अगर तो इस नब्स को पकड़ के फील हो रहा है कि आपके दिल की धड़कन कुछ तेज है, दैट मीन्स कि आपको टेम्परेचर है, और अगर आपको वो नॉर्मल फील हो रही है दैट मीन्स टेम्परेचर नहीं है, या फिर क्या आपको मर्ज है या क्या मर्ज है, वो हर किस्म का डायग्नोसिस हकीम साहब वो नब्स पकड़ कर लेते हैं। आप बताइए सर, क्या इसमें हकीकत है, क्या अफसाना है? देखिए आजकल तो आप किसी के पास भी जाएंगे, चाहे वो हकीम हो जो भी है, वो जब पल्स देखता है वो यही कहता है कि आपको जिगर में गर्मी है। ऐसा कुछ नहीं होता। देखें एक बात याद रखिएगा कि इस वक्त नब्ज पकड़कर सिर्फ आपका ये बताया जा सकता है कि इस वक्त आपके दिल की धड़कन कितनी हो रही है। दूसरा ये है कि इस वक्त आपकी बॉडी स्लो हो रही है, यानी सुस्ती काहली हो रही है, या आप एक्टिव हो रहे हैं, बस। इसके अलावा आपका नब्ज पकड़ के कोई नहीं बता सकता कि आपको। अगर आप सुस्त हैं तो बाहर दिख रहा होगा। उसमें नहीं, ब्लड प्रेशर लो हुआ तो आप जैसे आपकी पल्स जो है वो स्लो चल रही है, हार्ट बीट तेज हुई तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो आप स्लो हैं। अगर क्योंकि सुस्ती काहली महसूस हो रही है, अगर आपकी पल्स तेज चल रही है तो फिर आपको घबराहट फील हो रही है। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं बता सकते हैं। ये जो बताते हैं कि जिगर में गर्मी है, फलां चीज़ गर्मी है, ऐसा कुछ नहीं होता। याद रखिएगा जिगर की गर्मी उसे कहा जाता है जिन लोगों की एसिडिटी बढ़ रही हो, जो कि लीवर के ऑप्शंस में आ जाता है, लेकिन वो भी बेतहाशा तेज़ाबियत अगर बहुत ज़्यादा हो, जिसे एसिडिटी कहा जाता है, या बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेवल हाई हो, या आपने बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस खाई हो, तो उस सूरत में ऐसा होता है। और आजकल फैटी लीवर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को, जिसकी वजह से मुंह भी कड़वा हो रहा होता है, मैदे में तेज़ाबियत होती है, इसमें जलन होती है, पसली उनके नीचे तक जलन महसूस होती है और दर्द महसूस होता है। ये तेज़ाबियत होती है, ये गर्मी नहीं होती है। तो इसलिए इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली तौर पे उनको बलगम रेशे की भी शिकायत होती है। जैसे आजकल जैसे सीज़न चला हुआ है, इस वक्त मौसम चेंज हुआ है, हम गर्मियों की तरफ जा रहे हैं, गला ख़राब है, नज़ला भी है, खांसी भी, और गर्मियों का नज़ला बहुत तंग करता है ये। और गला जब ख़राब होता है तो आपको बुखार बुखार सा फील होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही होती हैं। सही, यानी कि जिगर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जिगर का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आप आज आपके पास ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जी जी। एक तो जो ये हिकमत से रिलेटेड जड़ी बूटियां होती हैं, इनके नाम बहुत मुश्किल होते हैं, और आपको ये खरीदनी हो पंसारी की दुकान पे जाया जाता है, जहाँ से ये सब कुछ मिलता है। तो आज आप बताएंगे आपके पास क्या है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? आपके लिए ना गोरा होने का नुस्खा लेकर आए हैं आज सारी एक चीज़ में बताऊंगा कि एक अब जो गला जैसे ख़राब हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, बुखार बुखार सा फील होता है, इसके अलावा शाम होती है तो तबीयत निढाल सी हो जाती है और बुखार सा फील होना शुरू हो जाता है। वो समझते हैं कि शायद मुझे टेम्परेचर हो रहा है। किसी लोगों को हकीकतन टेम्परेचर हो रहा होता है कि 100-101 पे चला जाता है बुखार, क्योंकि गला ख़राब रहता है। उसको ठीक करना, नज़ला ज़ुकाम जैसे सुबह उठते ही 20-25 छींकें एक साथ आ जाती हैं, इसे साइनसाइटिस एलर्जी कहा जाता है। उसको ठीक करने के लिए सिर्फ 2 बूटियाँ आप लेंगे। एक तो आप लेंगे 1.25 कप पानी ऐसे, ठीक है। ये है बांसा के पत्ते, बरगे बांसा, इसमें डंडियाँ भी होती हैं, वो भी काम की होती हैं। और ये है खाकसीर, खाकसीर, ये भी 1 चाय वाली चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। इसका कहवा बन जाएगा सेम लाइक जुशांदा। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन पी लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नज़ला ज़ुकाम खत्म, नज़ला ज़ुकाम ख़त्म, गला भी ठीक हो जाएगा, और बुखार बुखार से जो कैफियत हो रही होती है ये भी चीज़ दूर हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोगों का इस मौसम में कलर डिम हो रहा होता है, यानी वो कलर नहीं रहता जो पहले होता है। बाज़ लोगों को पिगमेंटेशन फील हो रही होती है, बाज़ लोगों को आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं, धब्बे बन रहे होते हैं, बाज़ लोगों के ओपन पोर्स हो रहे होते हैं, वाइट हेड ब्लैक हेड्स हो रहे होते हैं, बाज़ के एक्नी के दाने उन्हें तंग कर रहे होते हैं। अगर एक्नी के दाने ठीक हो चुके हैं लेकिन उसके निशान रह जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी हैं। एक लेनी है आपने ये गुले दहावा, मैं यहाँ अगर नज़र आ जाए, ये गुले दहावा कहलाता है, और ये इसका पाउडर है। ये हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। ये अनार के फूल हैं, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। और ये है उपटन, कोई भी अच्छी कंपनी का या खुला हुआ कहीं से भी आप उपटन ले लें, लेकिन बगैर केमिकल का लीजिएगा। ये आप लेंगे इसमें 3 चम्मच। इसे ऐसी अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, और फिर जितना लगाना हो उतना आपने दूध में या अर्के गुलाब में या खीरे के पेस्ट में मिला के आप अपने पूरे फेस पे, गर्दन पे, हाथ पाँव पे लगा लें। 15-20 मिनट रुक जाएं। अगर एक्नी के दाने मौजूद हैं तो आधे घंटे बाद चेहरा धो लें। अगर एक्नी के दाने मौजूद नहीं हैं, गर्दन भी ब्लैक हो रही है, चेहरे पे भी
वो खिलाव नहीं है, जो डिम है कलर, बिल्कुल सांवला सांवला सा महसूस होता है, या धब्बे आ रहे हैं जैसे बटरफ्लाई की तरह धब्बे होते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कम होते हैं, तो फिर पानी का स्प्रे करेंगे और हल्के हाथ से रब करेंगे। 1 मिनट रब करना है और फिर धो लेना है। आप पहली एप्लीकेशन में देखिएगा आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैक्सिमम 2 बार यूज़ करेंगे तो आपका एक शर्ट साफ़ हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये बताएगा कि लोगों का इस पे से एतबार क्यों उठ गया है कि मतलब इंस्टेंट इलाज चाहिए होता है, हम लोग जड़ी बूटियों की तरफ फौरी तौर पर क्यों नहीं जाते? नहीं, बहुत लोग वापस आए, बहुत लोग वापस आए हैं। हाँ, अच्छा। अब तो ज़्यादातर लोग ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि बजाय वो दूसरी फील्ड में जाने के। और मेरी नज़र में अक्सर मैं देखती हूँ वाइटामिन के कैप्सूल्स को क्रीम्स में डाल डाल के लोग अपने चेहरे को साफ करने के लिए लगाते हैं, बजाय इसके कि वो इस तरह की हर्बल प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। आपके पास जो लोग आते हैं वो वजह क्या बताते हैं? वजह यही बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जी बहुत सारी मेडिकेशंस यूज़ की हैं, लेकिन अब हम आपके पास आए, आपको आजमाना चाह रहे हैं। लेकिन हम यही कहेंगे, कोई हकीम कोई डॉक्टर बुरा नहीं होता, हर एक की कोशिश होती है उसका पेशेंट ठीक हो। लेकिन हकीम साहब, मैं कुछ एक बड़ी असल में मैं एक चीज़ तला भाई बताना चाहूँगा कि मैं किसी और को गलत कह के मैं अपने आप को काबिल नहीं करूँगा। माशाल्लाह। अच्छा, मैं एक और इम्पोर्टेंट इशू की तरफ आपकी तवज्जो मरकूज़ कराना चाहूँगा जी, क्योंकि आपका काम जड़ी बूटियों से जुड़ा हुआ है। जी। पाकिस्तान में मैं अभी थोड़े वक्त पहले, कल परसों ही मैं गया था एम्प्रेस मार्केट की तरफ, कुछ मुझे भी लेना था, तो मुझे बताया गया कि 70% जो जड़ी बूटियाँ पाकिस्तान में मिलती हैं वो मेड इन इंडिया हैं, वो इंडिया में बनती हैं और यहाँ आती हैं। और इंडिया में तकरीबन ये जड़ी बूटियों का जो कारोबार है, जो उनकी एक्सपोर्ट है, वो $3 बिलियन से ऊपर है। $3 अरब से ऊपर वो जड़ी बूटियाँ एक्सपोर्ट करता है भारत। अब पाकिस्तान कैसे आती है, मेरा पहला सवाल था। तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि जिस तरीके से दूसरी चीज़ें स्मगल होती हैं कि दुबई से आप ऑर्डर करते हैं, दुबई से अफगानिस्तान एंटर होती है, अफगानिस्तान से चमन के रास्ते के थ्रू वो पाकिस्तान में स्मगल होकर पूरे पाकिस्तान में फैल जाती हैं। अब सवाल ये है कि यार ये जड़ी बूटियाँ भी हम पाकिस्तान में नहीं बना सकते, तो बड़े हम अच्छे पाकिस्तानी हुए हकीम साहब। भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ पे KPK पे, नॉर्दर्न एरियाज़ पे, इसके अलावा जितना भी पूरा बलोचिस्तान में अलग बूटियाँ पाई जाती हैं, बहुत काबिल, बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो, अगर हम यूज़ करवाएं, जो कि मुख्तलिफ डायबिटिक के लिए कितना हम कोशिश कर रहे हैं। फार्मिंग नहीं करते जड़ी बूटियों की, फार्मिंग नहीं करते हैं। यहाँ पहाड़ों पे पड़ी हुई सड़ जाती हैं, आप यकीन करें यहाँ उस पर सर्च नहीं होता, वहाँ बकरियाँ भी खा जाती हैं, बकरियाँ कुछ तो छोड़ ही देती हैं। आप जैसे लोग सर, आप लोगों की कोई एसोसिएशन नहीं है कि आप जितने भी हकीम हो मिलकर कुछ फार्मिंग करें इसके ऊपर, और इंशाल्लाह हम एक अच्छी एक्सपोर्ट लेकर आएंगे ताकि हमारे मुल्क की भी चीज़ें बाहर जाएं और बाहर जिस तरह सर अपनी तलब तो पूरी कर लें, फिर बाहर भेजें। हम तो अपनी तलब के लिए डॉलर खर्च कर रहे हैं, पूरी हो रही है, अपनी तलब भी पूरी हो रही है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा इन्हिसार ना करें। हम अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इसमें तला, जो कि मैं चाहूँगी कि उस पर थोड़ी सी राय इनकी ली जाए। आपने बोला ना कि अब लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ आ रहे हैं, बालों के लिए भी लोगों को चाहिए होता है। आजकल जो सबसे मेन ख़वातीन में प्रॉब्लम जो कि मैंने नोटिस किया ना, पहले ख़वातीन होती थी इतने घने बाल होते थे कि ऐसी चुटियाँ मोटी बनती थी, अब जिसको देखो उसका हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। हार्मोन चेंज हो रहे हैं, बॉडी में क्या चेंजेस हैं, क्या हमारी खुराकें ऐसी हो गई हैं कि सब ख़वातीन के बाल मतलब बस हाथ में ही आ रहे हैं, जिसको मिलो यही बताता है। मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट लूँगा, ठीक है? एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि एक चीज़ और मैं दिखाना है मैंने, और फिर मैं इसके बाद बालों पे आता हूँ आपके लिए, ठीक है? आजकल आपने देखा होगा लोगों का कैल्शियम और विटामिन B12, B6 बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, जिसकी वजह से उनको पूरे पट्ठों में दर्द, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, आसाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होती है और हाथ पाँव सुन्न हो रहे होते हैं। तो आपने ज़्यादा कोई लंबे खर्चे पे नहीं जाना, सिर्फ 2 चीज़ें ले लीजिएगा। आजकल सिंघाड़े आम हैं, रोड्स पे भी मिल रहे हैं, पंसार की दुकान पे सूखे हुए भी मिल जाते हैं, तो ये मैं सूखा हुआ लेकर आया हूँ। ये सिंघाड़ा फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है और ये असगन नागौरी कहलाती है। इसके अंदर विटामिन B12 और B6 बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपने लेनी है, 50-50 ग्राम आप लेके इनको मिक्स कर लें, ऐसे बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई BP का पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें ना कोई मीठा है ना कोई इसमें नमकीन है। और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ कर लें और इंशाल्लाह आप दौड़ेंगे, आप थकेंगे नहीं। एक चीज़ ये हो गई, पट्ठों को भी ताकत देगी। तीसरी चीज़, जैसे आपकी बात पे आ रहा हूँ कि बाल, इस मौसम में भी बाल गिरते हैं और इसके आम तौर पे भी सितंबर से लेकर मार्च तक ड्राई वेदर होता है, इसमें बाल पतले हो रहे होते हैं, बाल गिर रहे होते हैं, और दूसरा आम लोगों के भी बाल गिर रहे होते हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इसमें एक मैं चीज़ और ऐड कर दूँ, आपको बताने में भी आसानी होगी। डैंड्रफ भी एक वजह बताई जाती है जो कि इस मौसम में बहुत लोगों को होती है और इसका इलाज कुछ लोगों को 2-2, 3-3 साल गुजर जाते हैं, गर्मियाँ सर्दियाँ, डैंड्रफ नहीं खत्म होता उनका, बिल्कुल खुश्क होता है, ऐसे यूँ परत सी निकलती है और इसमें ईचिंग खारिश भी महसूस होती है। और इसके अलावा जो बाल गिरने की रीजंस होते हैं, बाल पतले हो रहे होते हैं, बालों में जैसे 2 मुंह हो रहे होते हैं, चौड़ी मांग निकल रही होती है, बास का फ्रंट खाली होता है, बैक खाली हो रही होती है,
कोशिश से भी बाल बढ़ते नहीं, और बीमारी के बाद या आम तौर पे भी यूं लटें निकल रही होती हैं बालों की, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है रोगन 12 तुखम 12 बीजों का तेल ले लें, आप किसी भी पंसार से मिल जाएगा आपको। ये आधा पाव ले लें। मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, तिल का तेल आधा पाव, इन तीनों को मिला लीजिए और इसमें 1 चम्मच जो है वो सुरमा जो आंखों में डालते हैं वो ले लें, और 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का, इन्हें डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, ऐसे ऐसे करके ना लगाएं, बाकी बालों पे ये खुद आ जाता है। और 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। पहले ही 10-12 दिनों में आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, उसके बाद घने होना और तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपकी सोच से भी ज्यादा होंगे बाल। आपकी इजाजत से एक और बालों का सवाल पूछ ले, पूछ ले और बालों के बारे में पूछ सर, इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। कोई और बालों का प्रॉब्लम, ऐसा कोई बाल वाइट जल्दी हो रहे हैं, गिर ज्यादा रहे, कुछ और पूछ रहे हैं बालों का, पूछ ले, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तलहा ने अगर बाल अपने खुद से नहीं रखे हुए तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं सरीज, एक बात है कि बाज लोगों के वक्त से पहले बाल सफेद हो रहे होते हैं, ये तो एक अच्छी बात है। बाल सफेद हो रहे थे या नहीं, वक्त से पहले। मेरी तरफ देख के आप बात कर रहे हैं, आप अपना सवाल पूछें। अच्छा नहीं, वक्त से पहले हो रहे होते हैं, तो ये तो एक अच्छी बात है, लोग इज्जत करेंगे उसकी कि यार इसके सफ़ेद बाल हैं। दूसरा ये है कि 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं, कम से कम 6-7 महीने तक। जो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं उनके लिए चांस होते हैं ब्लैक होने के, जो 35 साल से ज़्यादा उम्र है वो मेरी तरह बर्दाश्त करें। चले जबरदस्त। नहीं आपके तो खैर नजर आ रहे हैं ब्लैक, मतलब डाई, मेरे भी वाइट हैं बाल। और दूसरा ये है कि जब 35 से क्रॉस कर जाते हैं तो फिर हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। ये बातें बिल्कुल आपने सर, आपके कॉल ऑफ फेल में बहुत तजाद है हकीम साहब। आप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, लेकिन चले आप हमारे मेहमान हैं, हम चुप रहते हैं। नहीं तला भाई, नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा, शादी कितनी की हकीम साहब आपने? मेरी एक ही शादी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं वैसे बाल इतने काले हैं, मैंने कहा शायद डाई। अच्छा, आखिरी सवाल जो कि मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि टाइम चूंकि कम है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे इतनी महंगी मिल रही हैं कि एक आम बंदा अगर ये सोचता भी है इस तरफ जाने का तो बेचारे को पंसार की दुकान से टाइम नहीं मिलता कुछ जाके खरीदने का। लेकिन सोशल मीडिया के जो पेजेस बने हुए हैं उन पर यही जड़ी बूटियाँ जो कि बाहर से आई डोंट थिंक सो कितनी महंगी है, लेकिन वहाँ पे कोई खास वजह होती है जो मतलब वो ब्रांड के नाम के साथ इतनी महंगी, और डॉलर की ऐसे इंपैक्ट भी आ रहा होगा प्राइस पे। सरिश एक चीज़ बताऊंगा कि हमारी अपनी गलती है, उसकी वजह यह है हम जो चीज़ें आपके प्लेटफॉर्म पे आके दिखाते हैं, हमारी तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमारी कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैं मेरिट पे बताता हूँ, कहीं से भी लेके इस्तेमाल कर लें आप। जब हम कोई चीज़ बता रहे होते हैं, वो चीज़ जो 15-20 रुपए की होती है वो एकदम से 100 रुपये पे चली जाती है, क्योंकि लोग लेना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरी दुकानदारों से और होलसेलर हज़ार से भी अपील है। ब्रेक का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। बर्दाब सरिश, हम जानते हैं कि वीकेंड पे शब महराज थी, बड़ी बाबरकत रात थी, और हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ वीकेंड पे गुजरे उसको मंडे को ज़रूर कवर करें। और शब महराज पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आलिम दीन है, पाकिस्तान में इंतहाई मकबूल, बल्कि पूरी दुनिया में इंतहाई मकबूल है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। आपके बेहद मशकूर हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, मैं आपसे 2 सवाल, एक तो महराज के बारे में कुछ हमें बताइए, उसकी अहमियत, उस दिन के बारे में, और साथ साथ 28 रजब वो दिन है जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र शुरू किया था मदीना से करबला का। प्लीज सर हमें कुछ बताइए इस बारे में। जी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कई एक मौजज़ात अता फरमाए, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो मौजज़ात हैं उनमें से एक अल इसरा वल मिअराज का मौजज़ा है, और ये उन चंद मौजज़ात में से है जिनका जिक्र कुरान के अंदर आया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 2 सूरतों के अंदर इस मौजज़े का जिक्र किया। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़मीनी सफ़र था जो बैतुल्लाह से लेकर बैतुल मक़दिस तक था, उसे अल इसरा कहा जाता है, यानी रात का सफ़र। सुभान अल्लाह। और दूसरा सफ़र था अल मिअराज। अल इसरा का जिक्र सूरह बनी इसराइल के स्टार्ट में आया है,
सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू। सुभान अल्लाह। और दूसरा जो है सूरतुन नज्म की आयत के अंदर आया अल मिअराज, जिसमें आसमानों का सफर है। और इसकी जो तफसीलात हैं वो बुखारी और मुस्लिम के अंदर आई हैं। बेसिकली अल्लाह ताला ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑलमोस्ट मक्के की 13 साल जो दावत थी उसके एंड पे हिजरत मदीना से कुछ अरसा पहले आप समझ लें एक रिक्रिएशनल ट्रिप के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को रफा दफा करने के लिए और अपनी कुदरत की निशानियां दिखाने के लिए जो सूरह बनी इसराइल में आया, मेराज का सफर करवाया। एक ही रात में बुखारी मुस्लिम में आता है, कुरान पाक में भी आया। बुखारी मुस्लिम में तफसीलात मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ से बैतुल मक़दिस ले जाया गया और ये हिस्सी मौजज़ा था, ख्वाब में नहीं था, बेदारी में था। और वहां पर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को बरज़खी तौर पर जमा किया गया। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं कि मैंने उनकी इमामत फरमाई और फिर वहां से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आपको आसमानों की तरफ गए। और बुखारी मुस्लिम में तफसीलात मौजूद हैं कि हर आसमान के ऊपर एक पैगंबर के साथ उनकी मुलाकात हुई। अल्टीमेटली आपको जन्नत भी दिखाई गई, जन्नतियों का जन्नत में पहुंचना, जहन्नमियों का जहन्नम में पहुंचना, ये वक्त में ट्रैवल करवा के पहले ही अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया। और अल्टीमेटली जो तोहफा मिला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उसे आज डिस्कस करें उम्मत के हवाले से, वो मुस्लिम शरीफ में तफसील के साथ आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तोहफे अल्लाह ताला ने दिए। नंबर 1 5 नमाजों का तोहफा, सुभान अल्लाह। नंबर 2 सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात, सुभान अल्लाह। और नंबर 3 कि जो कोई भी आपका उम्मती शिर्क नहीं करेगा उसकी मगफिरत की गारंटी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी गई। सुभान अल्लाह। तो ये 3 मेराज के तोहफे थे। अगर टाइम होता तो मैं इस पे तफसीली गुफ्तगू करता। और साथ साथ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जो सफर शुरू हुआ 28 रजब को, उसके ऊपर ही मिर्जा साहब कुछ बताइए हमें। देखें जी, सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस उम्मत में हक की वो निशानी है और रोशनी का वो बुलंद मीनार है कि जिससे पूरी दुनिया के लोग जो हक के लिए खड़े होते हैं, ख्वाह वो तादाद में थोड़े ही क्यों ना हो, उनको वहां से एक मिसाल मिलती है और एक मोटिवेशन मिलती है कि आप मुख्तसर हैं लेकिन सच्चाई के लिए खड़े हैं। और दूसरी तरफ 3 बरे-आज़मों में फैली हुई बनु उमैया की हुकूमत है तो आपने ये परवाह नहीं करनी। हत्ता कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस यानी तकलीफ में वहां से निकले, किसका दिल करता है कि वो हरम मक्का को या हरम मदीना को छोड़े। लेकिन जब इस्लाम के ऊपर बुरा वक्त आया तो सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम को पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की हैसियत से मैं कस्टोडियन हूँ दीन का। अगर मैंने भी किसी हिकमत अमली से काम लिया जैसा कि उनके ज़माने में और नेक लोगों ने लिया, तो फिर बनु उमैया की ये जो हुकूमत है, जो मलूकियत है, जिसके कई जो मामलात हैं वो इस्लाम के खिलाफ हैं, ये लेजिटिमाइज हो जाएगी। इसलिए उन्होंने स्टांस लिया और राह हक के लिए रवाना हुए और अल्टीमेटली उनकी शहादत करबला में हुई। और आज तक उम्मत उनकी उन तकलीफ को याद करके दुखी तो होती है, लेकिन साथ ही साथ ये हौसला मिलता है कि हुसैन इब्न अली बहादुरी की इलामत है, वो मजलूमियत की इलामत है। हक, बेशक बेशक। अच्छा मिर्जा साहब, लोग मेराज को समझते हैं लेकिन नमाज की में हम अत्तहियातो पढ़ते हैं और अत्तहियातो का भी मेराज से ताल्लुक है, थोड़ा हमें बताइए उसके बारे में। अरे देखें, एक तो पब्लिक के अंदर मशहूर है कि ये तशहुद जो है वो मेराज की गुफ्तगू है, लेकिन इस हवाले से कोई भी हदीस मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि बुखारी मुस्लिम में आया कि इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों मुबारक हाथों में मेरा हाथ लेकर और मुझे ये अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात ये तालीम फरमाया। और इब्ने अब्बास के अल्फाज हैं बुखारी मुस्लिम में कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद हमें इस तरह तालीम फरमाते थे जिस तरह कुरान की आयात। और ये जो तशहुद है ये नमाज का बुनियादी जुज है और इसमें आप तरतीब देखें, पहले अल्लाह की हम्द बयान हुई है, उसके बाद रसूलुल्लाह पर दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप पर सलाम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। और ये इंशाइया है, यानी ये दानिस्ता तौर पर हम पढ़ते हैं, ये हकायत या स्टोरी के तौर पर नहीं पढ़ते शब मेराज को याद करने के लिए, बल्कि बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं जब तुम सलाम पढ़ोगे
और अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, तो अल्लाह ताला जितने भी दुनिया में नेक बंदे हैं उन तक तुम्हारा सलाम पहुंचा देगा। उसके बाद हम फिर शहादत देते हैं तौहीद की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर होने की, और फिर दुरूद शरीफ के बाद हम दुआएं मांगते हैं। यही तरतीब है जो जामे तिरमिज़ी में आया कि जो शख्स अल्लाह की हम्द करके और दुरूद शरीफ पढ़ के मुतवज्जे होता है अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह ताला उसे महरूम नहीं लौटाता, उसकी दुआ को कबूल करता है। अब ये जो आपने मेराज के साथ इसका जिक्र किया, तो देखें बुखारी मुस्लिम दोनों में आया कि ये 5 नमाजें मेराज का तोहफा है। बेशक, तो तोहफा अल्लाह ताला ने इसमें इशारतन ये बता दिया कि जिस तरह हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज जमीन से आसमानों का सफर और हमारा कुर्ब जैसा कि उसकी शान के लायक है, इस तरह एक मुमिन की मेराज ये है कि वो तो इतना बड़ा मर्तबा हासिल नहीं कर सकता जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, लेकिन नमाज वो पढ़े तो नमाज गोया इस तरह है जिस तरह के मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा दिल ये करता है कि मैं अल्लाह की बातें सुनूं और अल्लाह मुझसे गुफ्तगू करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह। तो ये नमाज जो है वो अल्लाह ताला के साथ बंदों का ताल्लुक है, और इस लेवल का कि सूरह रूम की आयत नंबर 31 है, व अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, देखना नमाज को कायम करना और मुशरिक ना हो जाना। और सही मुस्लिम में हदीस है 246 नंबर के बंदे के कुफ्र और इस्लाम, शिर्क और ईमान के दरमियान फर्क की नमाज है। यानी जो नमाज पढ़ने वाला है वही अल्लाह के नजदीक मुसलमान और मोमिन है, वरना बगैर नमाज वाला जो मोमिन है वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में ही मुसलमान है सिर्फ। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, लेकिन वाज़ेह कर दिया है जो इम्पोर्टेंट इशूज़ मेराज के हवाले से थे। बड़ी रात थी ये, साथ साथ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़र जो 28 रजब को शुरू हुआ, अल्लाह ताला हमें मेराज से सीखने की तौफीक अता फरमाए और नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि मेराज का सबसे बड़ा तोहफा नमाज है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक है नमाज, तो यकीनन मोमिन बनने के लिए नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह से मुलाकात है, अल्लाह से मीटिंग है जो हमें दिन में 5 बार ज़रूर करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के टैलेंट की जो बड़ा वेस्ट हो रहा है। सैरिश, बिल्कुल आपने तला वजह फरमाया, क्योंकि लोग डिग्रीज उनके हाथों में है लेकिन परेशान है, काम नहीं मिल रहा, जॉब्स अवेलेबल नहीं है, इंटर्नशिप्स पे लोग रख लेते हैं लेकिन उसके बाद जैसे इंटर्नशिप खत्म होती है कि बगैर पैसों की होती है, जॉब आपको नहीं मिलती है। और इसी वजह से इस बढ़ती महंगाई के दौर में सबसे ज़्यादा दिहाड़ीदार और नौकरी पेशा अफराद मुतासर हो रहे हैं, मगर मुआशरे में कुछ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो छोटी सी उम्र में कारोबार की जानिब रुझान रखते हैं। अब कराची के नौजवानों में भी कारोबार करने का रुझान हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। मैंने पहली बार देखा कि प्रेशर कुकर में कॉफ़ी बन रही है, तो अब्दुल समद से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे ही जानते हैं कि इस कॉफ़ी के पीछे इंजीनियरिंग कौन सी है। हाँ बिल्कुल, बताइएगा भाई। भाई प्रेशर कुकर में क्यों बना रहे हैं आप, ये तो बताएं पहले। मैंने एक्चुअली ये था कम रेस्टोरेंट में काम स्टार्ट करना था, तो मैंने जब ओलेक्स पर सर्च किया, जो एक्सप्रेसो कॉफ़ी की जो मशीन होती है ना वो एटलीस्ट 50,000 प्लस 1 लाख तक जा रही थी, तो मैंने कहा कि कुछ कम में स्टार्ट करें। तो मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी और प्रेशर कुकर को से एक मैकेनिज्म लगाया ऐसा जो एग्जैक्टली वही काम कर रही है जो वो बड़ी बड़ी मशीन्स करती हैं रेस्टोरेंट्स में जो यूज़ हो रही है। मैंने उसका एक छोटा सा अल्टरनेटिव ऑप्शन बना दिया, तो मैं वही कॉफ़ी का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ लोगों को। आपके बालों को, स्वैग को, स्टाइल को देख के लग रहा है कि आप मॉडल बनना चाहते हैं। बिल्कुल, हाँ ना, एक अंदर से। तो फिर आपने कोई ऑडिशन दिया एक्टिंग वैक्टिंग के लिए? बिल्कुल नहीं, नहीं ऑप्शन अभी ऑफर नहीं है कोई ऐसी। अच्छा, मजे की बात है कि ये इसी हुलिये में मतलब अपना बिजनेस भी खुद ऑन करते हैं और वहाँ पे खड़े भी होते हैं और खुद से चाय बनाते भी हैं। लोग इनके हुलिये से, इनकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस होकर रुकते हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई तुम ठीक ठाक लगते हो, तुम चाय क्यों हम लोगों को बना के पिला रहे हो, क्या जवाब देते हो? क्या जवाब देते हैं? मुझे एक एक्चुअली बिजनेस का शौक भी है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं ये कि पहले जॉब्स मैंने थोड़ी बहुत करी, बट मेरा माइंडसेट शुरू से ही बिज़नेस का ही है, तो मैंने कहा बिज़नेस की तरफ आऊँ, बट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड थी, तो एक छोटा स्टार्टअप किया जस्ट मैंने कहा। और फिर चाय की तरफ जाने की वजह थी कि डिमांड ज़्यादा है, हमारे पास पानी की बात सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है, तो मैंने कहा चलो चाय में एक स्पेस है। और फिर ब्रांड हमने नहीं बनाया पाकिस्तान में कोई ऐसा, तो मैंने कहा इसको एक ब्रांड बना सकते हैं हम। अच्छा, मुझे तो लगता है कि पानी से ज़्यादा चाय पी जाती है, हो सकता है लोग पानी कम पीते हैं, यहाँ पे चाय ज़्यादा पीते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा एक ब्रांड बनाया पाकिस्तान में, मैं चाहता हूँ इसको एक ब्रांड बनाऊँ जो मेरे नाम से चले। आप इंजीनियर हैं? आपने इंजीनियरिंग की है? मैं एसोसिएट इंजीनियर हूँ, जो इलेक्ट्रिकल में मैंने किया हुआ है, 3 साल का डिप्लोमा होता है, अभी रिसेंट कंप्लीट किया है 22 में। अच्छा, वो परसू क्यों नहीं किया वो करियर? सर वही मेरा बिजनेस का ही माइंड है, और देखें शायद मुझे 9 to 5 की अगर अच्छी जॉब ऑफर हो तो शायद मैं करूँ, बट मैं बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। यानी कितना फ़ायदा हो रहा है बिजनेस में? जी बिल्कुल, जितनी सैलरीज पैकेजेस जो इतने मिल रहे हैं, इतनी महंगाई में सर्वाइव करने के लिए वो पैकेजेस बहुत कम है,
तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टार्ट में ही उतने पैकेजेस के बराबर हो रहा है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में एक अच्छा स्टेबल मैं कर सकता हूँ उसको। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो अदरक वाली तो समझ आती है, ये रोज़ वाली चाय क्या है, ये कैसे बनाते हैं आप? देखिए, मुझे नेम यूनिक है तो मुझे कुछ यूनिक भी ऐड करना था, तो मैंने फ्लेवर्स ऐड करे, थोड़ा यूट्यूब पे सर्च किया, कुछ घर में एक्सपेरिमेंट किया मम्मा से पूछ कर थोड़ा बहुत। क्या इसमें गुलाब का अतर डालते हैं? नहीं, इसमें वाकई गुलाब के फूल ही जाते हैं। अच्छा, इसमें वाकई गुलाब के फूल जाते हैं और 1-2 फ्लेवर्स जाते हैं, तो आपको पूरा एक्सपीरियंस होगा गुलाब की, जैसे आपको कुछ महक आ रही है। अच्छा, और दूसरा ये जो कुकर में कॉफ़ी बनती है, थोड़ा सा बताएंगे कैसे बनती है? इसमें जस्ट जो होता है पानी अंदर होता है, अंदर पानी उबलता है, उसकी स्टीम जो सेव हो जाती है, हम उसकी प्रेशर से कॉफ़ी बनाते हैं, जो एक झाग वाली क्रीमी कॉफ़ी बन जाती है। मतलब कैसे बनाते हैं? तो कुकर की जो वो हवा होती है वो तो उसकी मैं वॉल जब खोलता हूँ तो अंदर से स्टीम निकलती है, फुल तेज़ स्टीम, तो जब दूध को उसी में आप उबलता है फुल तेज़, तो चंद सेकंड्स में वो कॉफ़ी बन जाती है प्रॉपर, मिक्सिंग के लिए काम आती है अच्छे। ओके, तला कुछ सीखना है आपको? प्रोड्यूसर साहब मुझे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आपने अपनी तालीम को आगे परसू क्यों नहीं किया? अभी करूंगा, मेरा रिसेंट करेंगे। हाउ ओल्ड आर यू वैसे? आप 21 21 साल के हैं भाई, सिर्फ 21 साल के हैं माशाल्लाह। आपने 21 साल में अपना बिजनेस शुरू कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। लोग डरते हैं कि नुकसान हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ता है, फिर ही चीजें आगे चलती हैं। मैं यही बोलूंगा कि बिजनेस में लेकिन आप इतना बड़े इन्वेस्ट नहीं करें, स्टार्ट में लें, अपनी गलतियों से सीखें, देन आप बड़े आगे इन्वेस्ट करें, छोटे से स्टार्ट करें। बड़े घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं? उन्होंने बोला क्या कर रहे हो, पढ़ो तुम? नहीं, घर वाले ऑब्वियसली स्टार्ट में सपोर्ट नहीं करते, वो ये बोले थे पढ़ लेके आप जॉब करें, क्या रोड साइड स्टॉल लगा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी हो किसी से कम नहीं है, और ऐसी एक खातून भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है। सऊदी अरब में हुआ एक शेफ्स का कंपटीशन, कौन अच्छा खाना पकाता है, और पाकिस्तानी खातून निकली सबसे आगे। गोला कबाब हो, रेशमी कबाब हो, किसी भी तरह का कबाब हो, मुकाबला जीत लिया। और लड़की हमारी थी भाई, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, हिना शुएब इनका नाम है, और तीसरी पोजीशन इन्होंने हासिल की है, ज़बरदस्त शेफ हैं। तो तला आप मुलाकात करा रहे हैं। वेलकम हिना टू दुनिया बोल है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान कब आ रही है, कोई रेस्टोरेंट यहाँ खोल रही है या फिर बाहर ही रहने का इरादा है, पाकिस्तान में दिल नहीं लग रहा आपका? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, थैंक यू बोल और थैंक यू तला भाई। देखा करती थी आपको, लेकिन आज फेस टू फेस बैठे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान तो देखें, क्योंकि बच्चे हैं, पढ़ाई है, एजुकेशन है, सब कुछ चल रहा है, तो इंशाल्लाह देखें, होप सो कि वेकेशंस पे आना होगा। अच्छा। और जहाँ तक बात है किसी रेस्टोरेंट की, तो अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह। तो है ना, मुझे ये बताइएगा मैनेज कैसे करती हैं आप? बच्चों के साथ तो टाइम ही नहीं मिलता खवातीन को, आपने तो कंपटीशन ही जीत लिया। जी जी, एक्चुअली मैं समझती हूँ, देखिए शौक का कोई मोल नहीं होता, और जो लोग ये कहते हैं कि टाइम नहीं है हमें किसी चीज़ के लिए, तो वो मैं बिल्कुल उनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती, क्योंकि अगर आपका शौक होता है, आपकी जस्तजू होती है, तो डेफिनेटली आप टाइम हर चीज़ के लिए निकाल लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में बहुत बैलेंस है माशाल्लाह, बच्चे, हस्बैंड, घर और खाना, हर चीज़ माशाल्लाह अप टू डेट चल रही है। इसमें फैमिली की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, अगर तो वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल आप मैनेज कर सकते हैं। किसने सीखा आपको? अम्मी ने सिखाया? किसने सिखाया है ना आपको हाउ टू कुक? जी जी, बात यही है कि इंस्टीट्यूट तो अम्मी की तरफ से ही मिला माशाल्लाह। मेरी बहनें भी सारी माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, खाने बेहतरीन बनाती हैं सारी बहनें माशाल्लाह, और अम्मी से हम सब लोगों ने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। और बस करते करते फिर शौक की तरफ आए, थोड़ी अप्रिसिएशंस मिली बाहर दोस्तों की तरफ से भी, और अपने रिश्तेदारों की तरफ से भी, और सबसे ज़्यादा अपने हस्बैंड की तरफ से और मेरे इन लॉज की तरफ से। हस्बैंड तो आपके बहुत खुश रहते होंगे, क्योंकि हम जानते हैं मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होता है। ये बताइए है ना, एक ज़माना था खाने को सिर्फ जायके के ऊपर रेट किया जाता था, रैंक किया जाता था कि उसकी टेस्ट कैसी है, लेकिन आजकल वो दौर है कि जब खाना भी 8 पीस बन गया है, उसकी खूबसूरती बहुत, गार्निशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस तरीके से ये फूड इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है आपकी नज़र में, है ना? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और लेकिन एक बात जो मैं मानती हूँ अब तक, और माशाल्लाह हम लोग बहुत इस बारे में बड़े खुश नसीब हैं हम पाकिस्तानी माशाल्लाह, कि पाकिस्तानी कुजीन पूरी दुनिया में बड़ी इज्जत से देखा जाता है माशाल्लाह। और ये जो हमारे टेस्ट के मार्क्स होते हैं ना, 50% होते हैं। तो जहाँ तक गार्निशिंग की और जो अभी नया आर्ट है कुलिनरी आर्ट, तो डेफिनेटली इसके भी मार्क्स होते हैं, मतलब प्लेटिंग आप जिस तरह करते हैं तो उसके भी मार्क्स काउंट करते हैं।
मगर मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जो जजेस थे उन्होंने मुझे यही बताया, मतलब जो हम लोग की कमियां होती हैं वो आपको बता रहे होते, लेकिन जो टेस्ट होता है ना वो हमेशा समझाते हैं कि टेस्ट को ज़रूर मद्देनज़र रखें, क्योंकि जब एक तो आप सबसे पहले आपकी आंखें खाती हैं, मतलब हम कुछ अच्छा देखते हैं, वो हमें अच्छा लगता है, हमारा दिल चाहता है उसे खाने को, और फिर उसके बाद जो है वो स्मेल आपको आती है, आप वो उसको थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद आप टेस्ट करते हैं। अच्छा लेकिन टेस्ट जो है सही, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, टेस्ट या कुलिनरी आर्ट? टेस्ट डेफिनेटली। अच्छा, वैसे मुझे ये लगता है जब तक आपको खाना दिखने में अच्छा ना लग रहा हो तो आपका खाना खाने को वही कहा उन्होंने, पहले आंखें खाती हैं। आंखें बिल्कुल खाती हैं, लेकिन मैं अक्सर ये देखती हूँ कि उजलत में बनाया गया खाना उसकी शक्ल अच्छी नहीं होती, भले उसमें टेस्ट हो। अगर आप दिल से पकाएंगे तो उसकी शक्ल भी अच्छी होगी। मुझे ये बताएगा, आप लोगों को सिखाया क्या जाता है? हम अक्सर ये सुनते हैं, आपने पाकिस्तानी कुजीन की बात की है, कहा जाता है कि जनाब हम तो सब्जियों को इतना भूनते हैं कि उनके अंदर जो वो नरिशमेंट की चीजें होती हैं वो सारी उस तरह से फिर हमें मिल नहीं पाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इसमें कितनी हकीकत है? जी, न्यूट्रिशनस वैल्यू की बात होती है कि न्यूट्रिशस वैल्यू अगर किसी खाने की देखी जाए तो हम जिस तरह हमारे पाकिस्तानी कुजीन हैं तो हम थोड़ा सा भुनाई और सब कुछ करते हैं डेफिनेटली, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेस्ट बिल्कुल चला जाता है। हाँ, अगर सब्जियों को कहते हैं कि सब्जियों को थोड़ा ज़रा हल्के स्टीम में और इस तरह से रखा जाए तो वो ज़्यादा हेल्दी हैं बनिस्बत इसके कि जिस तरह हम भून के उन्हें खाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कुजीन अगेन बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच हिना शोएब, ऑल द बेस्ट टू यू। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपका जल्दी रेस्ट पाकिस्तान में नहीं तो सऊदी अरब में तो खोले ही खोले। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और आपके शौहर बड़े खुशकिस्मत हैं जो ऐसे मजे मजे के खाने खा रहे हैं। यकीनन आपने उनके दिल में जगह बना ली है। इंजीनियर चाय वाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपील करता हूं उन लोगों से जो अपने घरों पे पार्टीज रख रहे हैं, दावतें रख रहे हैं, और वो चाय की सिर्फ केटरिंग करवाना चाहें, डू कॉन्टैक्ट हिम, इंजीनियर चाय वाला। सोशल मीडिया पे आपका क्या नाम है? इंजीनियर चाय वाला के नाम से। इंजीनियर चाय वाला। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है, तो कहाँ कैसा मौसम है ये बताना भी आपको बहुत ज़रूरी है। आज सोमवार के रोज़ मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क है, जबकि बालाई इलाकों में सर्दी और जुज़वी तौर पर कुछ मौसम चेंज होता दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें मौसम की तो जुज़वी अबर आलूद रहने का भी इम्कान है। पोटोहार रीजन और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान है। इसके अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। आज अगर कराची शहर की बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 रहेगा, लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा 28, इस्लामाबाद में 23, कोयटा में 18 और पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो ये है मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल। और अब मेरा ख्याल है कि मैं वापस चलना चाहिए तलहा जतोई के पास। मौसम का हाल तो आपने जाना, सियासी मौसम की बात करें तो बड़ी गर्मा गर्मी है। इमरान खान अदालत में पेश भी हो रहे हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। अदालत के अंदर उनकी गाड़ी जाने की जो रिक्वेस्ट थी वो भी रिजेक्ट कर दी गई है, गाड़ी अंदर नहीं जा सकती है। हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी ने गुफ्तगू की है शहबाज गिल के साथ, आइए आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में हमारे साथ पीटीआई के सीनियर रहनुमा शहबाज गिल साहब मौजूद हैं। गिल साहब, क्या कहेंगे कि आज खान साहब पेश हो रहे हैं अदालत में? आपके सामने है सारी सिचुएशन जो पाकिस्तान में चली आ रही है कि मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर जो ना सिर्फ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे बल्कि उम्मत मुस्लिमा के इस टाइम सबसे बड़े लीडर हैं। पाकिस्तान के लिए एक जग हसाई बनाई जा रही है कि उनके ऊपर टेररिज्म का पर्चा है। अब आप सोचें कि पाकिस्तान को पहले ही टेररिज्म से लेके जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो, मैं तो अमेरिका में रहा हूँ सारी जगहों पर, वो पाकिस्तान के लिए एक ऐसे दिखाते थे कि जैसे पाकिस्तान में हर वक्त आग लगी हुई है, यहाँ टेररिज्म है, यहाँ कोई ना आए। और बजाय इसके कि हम पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करने की, हम खुद कहते हैं कि नहीं हमारा पुराना प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी टेररिस्ट है, हम टेररिज्म के पर्चे देते हैं। यहाँ मजाक बना हुआ है कि जो पसंद नहीं उस पर टेररिज्म की 780 लगा दें। तो अदालतों का हम हर सूरत एहतराम करते हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इनका ये शाखसाना अदालतों का नहीं, उनका है। ये 780 के पर्चे देना, ये टेररिज्म के पर्चे देना, ये उनकी करतूत है। और वजह क्या है कि वो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने
उनके वर्कर्स ने मुजाहरा किया तो इसलिए इमरान खान ने टेररिज्म कर दिया। सर खान साहब पे 34 के करीब मुकदमा दर्ज किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, तो आप क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत किसी न किसी मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार करने का बहाना बना रही है या माहौल बना लेगी इनको गिरफ्तार करने? देखिए इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ये गिरफ्तार कर सकते होते या कर सकने की हिम्मत रख रहे होते या इनको लगता कि गिरफ्तार करके ये इस चीज़ को डाइजेस्ट कर लेंगे, तो आपको लगता है कि ये 34 से दूर की बात है। शहबाज गिल की गुफ्तगू आपने सुनी है और मुमकिन गिरफ्तारी पे ही वो कुछ अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आगे बढ़ते तला कुछ तुर्की और शाम की बात करते हैं, जहाँ पर ज़ल्ज़ले को आज पूरे 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए हैं। तुर्किया में काम करने वाली एक बड़ी रेस्क्यू टीम के मुताबिक मलबों से मजीद अफराद के जिंदा निकलने की उम्मीद अब बाकी नहीं रही है यकीनन। और हम जानते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ऐसे अल्लाह ताला के हमने कहते हैं ना कि सुभान अल्लाह कारनामे देखे कि 200 घंटों के बाद भी लोग जिंदा निकल रहे थे, लेकिन अब क्योंकि वक्त बहुत गुजर चुका है, 46,000 से ज़ायद अफराद अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। आप देख सकते हैं मलबे की कितनी तादाद है, कितनी सगीर रामें हमें रिपोर्ट करते रहे हैं तुर्किया से। सगीर, बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, एक सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है कि पाकिस्तान ने जो तुर्किया इमदाद भेजी है वो तुर्किया की ही इमदाद थी जो उन्होंने हमारे सैलाब मुतासरीन के लिए भेजी थी और फिर हमने उनको वापस भेज दिया। क्या हकीकत है इसमें, क्या अफसाना है सगीर? जी बहुत शुक्रिया। अभी इस जो ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है सोशल मीडिया पर, इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन एक बात की तस्दीक, इससे भी मुज़हका खेज बात की तस्दीक हुई है कि जो सिंध से सामान भेजा गया है, इमदादी सामान ज़ल्ज़ला मुतासिरीन के लिए, उसमें कुछ जो पाकिस्तान में लंडे की लॉट्स आती हैं उनमें कुछ बैग जैसे निकले हैं। जो लंडे की लॉट्स जो हैं वो यानी वो मलबूसात जो हैं वो पाकिस्तान में पहने नहीं जाते, वो मलबूसात भी पाकिस्तान की इमदादी सामान में आए हैं, लेकिन अभी तक वो तुर्किया का जो सामान है जो सलाब ज़फ़्तान के लिए भेजा उसकी बाकायदा तस्दीक नहीं हो सकी। सही। अच्छा सगीर, अभी वहाँ पे सिचुएशन आपको क्या नज़र आ रही है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि अभी तो यही कहा जा रहा है कि अब तो बस मलबे से ज़िंदगियाँ बचने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जितना टाइम अब गुजर चुका है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? इमदादी काम अभी भी जारी हैं, किस तरह हो रहे हैं, किस तरह चल रहा है यहाँ सब? जी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है उसके मुताबिक कारामान, महाराष्ट्र और हताई में, ये 2 सूबे जो हैं ये मरकजी थे मुकाम ज़ल्ज़ले के, इनके अलावा बाकी 9 सूबों में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तकरीबन बंद कर दिया गया है। इन 2 सूबों में भी मुहतात इंफॉर्मेशन के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाएगा ता वक्त सानी। और जो इम्पोर्टेंट बात यह है वो ये है कि जो अब जो रिलीफ ऑपरेशन है या जो रिहैबिलिटेशन क्लीन अप ऑपरेशन है उसकी तरफ गामजन किया जा रहा है सारी एफर्ट्स और सारी मशीनरी को। तो किस तरह से ये काम हो रहा है? मैंने ये भी सुना है कि सऊदीया की तरफ से तकरीबन 3000 के करीब टेम्परेरी खेमे दिए गए हैं, इजराइल की तरफ से बड़ी टीमें आई हुई हैं, दुनिया भर के मुल्क वहां पहुंचे हुए हैं। और मैं ये पूछना चाहूंगा सगीर आपसे कि यकीनन हम जानते हैं एर्दोगान ने भी ऐलान कर दिया है वहां के सदर ने कि मैं अपने असासे भेजकर भी अतिया कर दूंगा। टर्की में तो बहुत ज्यादा सगीर रिहैबिलिटेशन और प्रोसेस जारी है, डोनेशन भी हो रही है, दुनिया भर की टीमें भी आई हुई हैं, पर उसके बरक्स कहा जा रहा है कि शाम में ऐसे हालात नहीं है, वहां बड़ी मुश्किलात है क्योंकि बशार अल असद और जो एरिया है जिसके अंदर ज़ल्ज़ला शाम में आया वो बागियों का इलाका है और बशार अल असद वहां पे उनके दुश्मन समझे जाते हैं, इसलिए शाम में रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन उस तरह नहीं हो रही इस तरह तुर्किया में हो रही है। सगीर जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शाम में जो रिस्पांस है वो भी आपने देखा है कि ज़ल्ज़ले के बाद रिस्पांस भी काफ़ी दिन बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी का आया है। और अब जाके 2 हफ्ते गुजरने के बाद यूनाइटेड नेशन ने $380 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है और वहाँ पर जो इमदादी वर्कर्स हैं वो तकरीबन 5 दिन बाद पहुँचे थे और अभी भी वहाँ पर जो कुसुम पुरसी की सूरत हाल है वो नज़र आ रही है। ना सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन में ये कुसुम पुरसी की सूरत हाल नजर आई। अच्छा वैसे मेरे ख्याल में अब जिस तरह की क़यामत सुगरा का मंजर था, ऐसे में जितने भी इख्तलाफात हैं भले पॉलिटिकल हों या जिस तरह के भी हों, उनको बालाए ताक रखकर परेशान हाल लोगों की मदद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका साजिद, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और जनाब हम बढ़ते हैं, कुछ बात हम करते हैं मुल्की हालात जो कि सियासी तौर पर कहा जाए या मुआशी तौर पर कहा जाए, उनके साथ साथ कुछ बैनुल अक़वामी मंजर आमा से मुतालिक पेश गोइयाँ हम लोगों ने जाननी है कि आगे आने वाला वक्त
कैसा रहेगा, क्या पाकिस्तानियों की किस्मत में लिखा है? इलेक्शन का शोर तो मचा हुआ है, क्या इस साल इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन से ही जुड़ा है हमारी मौशियत का जो मामला है कि हमारे जो इकनॉमी की सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब है। तो हमारे फल्कियात सारा काज़मी साहिबा ने इस वक्त में ज्वाइन किया है। तो सबसे पहला सवाल सारा जो मैं आपसे करना चाहूँगी वो पहले तो आज की जो ख़ास खबर है वो है खान साहब की पेशी। तो इमरान खान के लिए आने वाला वक्त टफ है या उनके लिए कुछ आसानियां देख रही हैं कि गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती आज नहीं तो कल या आने वाले दिनों में? देखिए, अगर हम नेक्स्ट 2 डेज की बात करें तो उनका ज़रा थोड़ा सा एक अनफेवरेबल टाइम पीरियड है अंटिल टुमारो। अगर आज नहीं भी होती उनकी हेयरिंग तो कल तक या परसों तक चली जाए तो कुड बी बेटर, बट अगेन ही इज़ अंडर अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव पीरियड ही इज़ गोइंग थ्रू, तो वो तो अगले 2 साल तक ही रहेगा। मगर हम इमीडिएट भी बात करें तो वो कोई भी ऐसा काम ना करें जो उनको बैकफायर करे, बिकॉज ही स्टिल इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव पीरियड। सही। अच्छा, इलेक्शंस की जैसे कि मैंने बात की, इस साल हो रहे हैं? देखिए, इस साल के अगर होने को तो देखिए नेक्स्ट मंथ भी हो सकते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली सूटेबल फॉर पाकिस्तान। बाय द एंड ऑफ द ईयर इज द मोस्ट सूटेबल टाइम पीरियड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि अगर अभी होते हैं तो नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में इक्लिप्सेस आएंगे और बहुत सारे जो प्लैनेट्स से अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो वो रेट्रोग्रेड में जाएंगे। अगर इस दौरान चीज़ें होती हैं, जैसे अभी आपने लोकल इलेक्शंस भी देखे, मैंने आप लोग के ही शो पे बोला था कि इट कुड बी लाइक कुछ भी क्योटिक सिचुएशन ही रहेगी, उसका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। तो सेम अगर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये चीज़ें होती हैं तो अगेन ये एक ऐसी वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी और मनी होगा फॉर पाकिस्तान राइट नाउ इफ दे गो फॉर इलेक्शंस इन नेक्स्ट 3 मंथ्स अगर जाएंगे तो इट वोंट बी सूटेबल। सारा ऐसे तो सिगरेट पीना सेहत के लिए मुज़र है और सब लोग सिगरेट से दूर रहें, लेकिन मैं जो सिगरेट पीता हूँ वो 250 से 500 का हो गया, तो इसीलिए अब वैसे ही कम करनी पड़ रही है। इस महंगाई ने सबको परेशान कर दिया। क्या मेरा सिगरेट कभी वापस 250 का होगा? देखिए, अभी सारी ये चीज़ें जो हैं सब इनको तो ऑलरेडी ज़रूर महंगा होना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ, बट अगेन ये सारी चीज़ें हैं जो भी ये सारी जाएंगी अप टिल जून तक, जो इस साल के जून तक सब ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, इसके सारे इंक्रीज अमाउंट होंगी, कोई चीज़ें अभी कम नहीं होंगी। आफ्टर जून जाके थोड़ा सा अटैक चेंज मैं तो चाहती हूँ कि सिगरेट मजीद महंगा हो, क्योंकि मुझे मैं चाहता हूँ मेकअप जो है ना इतना महंगा हो जाए कि असली शक्लें बाहर आ जाए। ओह माय गॉड, तला जतोई। देखिए, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। सारा इनको बताइए, इन्होंने एक्शन किया, मैंने रिएक्शन दिया। अगर ये मेरे सिगरेट पे हमला करेंगी तो मैं मेकअप पे। चलें जी, अच्छी बात करते हैं। मुझे सारा बताइएगा, PSL का इवेंट बड़ा जबरदस्त जारी है, उसको आप किस तरह से देख रही हैं? आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? अच्छा, मैं 1 by 1 ही इनको एक्चुअली ले रही हूँ। आई यूज्ड टू डू इट बिफोर हैंड एज वेल, बट आई वाजंट फीलिंग वेल, तो मैं 1 by 1 ही इस मैचेस को ले रही हूँ। तो मुझे जो ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं इस बार अगेन मुल्तान सुल्तान, तो इट्स ऑन द पेपर दे आर वेरी गुड एक्चुअली एज अ टीम, बट अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो मुझे पेशावर ज़ल्मी दे आर ऑल्सो लुकिंग बेटर। लाहौर को मैं नंबर 3 पे रखूँगी। ये टॉप 3 जो मुझे लग रही हैं कि ये फाइनल में ज़रा जाते हुए ज़्यादा मुझे नज़र आ रही हैं। अगर हम आज के मैच की बात करें दैट विल बी बिटवीन पेशावर एंड क्वेटा, तो आई सी पेशावर विनिंग टुडेज मैच। चलें जी, थैंक यू सो मच सारा। आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई हैं। अच्छी वैसे तो नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छा जो आपकी प्रेडिक्शन है, देखते हैं कितनी सच साबित होती है, क्या होता है। तला, व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए, इलेक्शन होना जो अभी सामने के इलेक्शन उनको इस साल के एंड में नज़र आ रहे हैं, ये बात काफ़ी परेशान कुन है, क्योंकि मुल्क के सियासी, मुआशी, मुआशरती हालात, पॉलिटिकल, इकनॉमिकल एंड सोशल हमारी जो इस वक्त कंडीशन है वो बहुत परेशान कुन है। वर्दा जो आप सैरिश अगेन सॉरी, महंगाई ने सबको परेशान किया हुआ है। मिनी बजट का जो तूफान था, पेट्रोल की कीमतें, मतलब सर्वाइवल, इस वक्त लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। मैं अपील करता हूं अपने प्रोग्राम के आखिर में दोबारा उन लोगों से जिनके मुलाजमीन हैं, जिनके नीचे लोग काम करते हैं, भैया प्लीज इस महंगाई में अगर आपने उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो वो बड़ी मुश्किल में हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अखराजात बढ़ रहे हैं उसके आधे % के ऊपर ही आमदनी बढ़ जाए लोगों की तो लोग सरवाइव कर सकेंगे। इस वक्त दुनिया बड़ी खतरे में है, क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, ये फूड क्राइसिस है, फूड सिक्योरिटी है, लेकिन हम होश के नाखून नहीं ले रहे हैं, हम वो इकदामात नहीं कर रहे हैं सैरिश जो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके। जैसे खाना पीना महंगा हो रहा है, हमें एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सैडली हमारे एग्रीकल्चर के इदारे कहते हैं कि $32 बिलियन की हमने फूड इंपोर्ट की है। ये $32 बिलियन हमारे एग्रीकल्चर पे लग जाते, हमें कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम दालों से लेकर हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। सैडली हमारी अपनी डिमांड पूरी नहीं होती और हम अपनी चीजें वो भी बाहर जनाब भिजवा देते हैं, इतना गलत। कमाल देखिए, पास्को ने अभी 30-40 लाख टन गंदम मुजरे सेहत गंदम फरोख्त
फरोख्त करने के लिए अखबार में ऐड डाल दी, यानी 30-40 लाख गंदम अगर आपके पास होती तो आप ये इंपोर्ट ना कर रहे होते, पड़े पड़े हम खराब कर देते और फिर इंपोर्ट कर रहे होते हैं। बस मैं यही कहूंगी कि खुदारा इस अवाम पर रहम किया जाए। अगला महीना आगे माशाल्लाह से रमजानुल मुबारक भी आ रहा है, उसमें और छुरियां तेज हो जाती हैं, तो प्लीज बिल्कुल अल्लाह पे भरोसा रखिए, चीजें बेहतर होंगी। हम दोनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।